लोग बोलते हैं क्लाइमेट क्राइसिस। अरे बाबा क्या क्राइसिस, तुम तो कल वेकेशन पे गए थे, गाड़ी में घूम रहे हो आज, और यहाँ खड़ा रह के टॉक दे रहे हो कि क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है। इफ़ यू आर नॉट लिविंग, तुम्हारा ज़िंदगी में कोई क्राइसिस ही नहीं दिख रहा है तो क्यों डरा रहे हो सबकी क्राइसिस क्राइसिस। तो वो शब्द हटाना चाहिए। फ्रॉम अ क्लाइमेट साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव अगर मैं पूछूं, क्या लाइफ ऑन मार्स सच में हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं उन ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है? इंडिया वॉज साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो मैग्नेटिक लाइंस को देख के बोल सकते हैं कि कहाँ था, और डेक्कन प्लेटो आया। तो हाउ ओल्ड आर वेस्टर्न घाट, हाउ ओल्ड आर हिमालयाज। सब लोग जानते नहीं है कि वेस्टर्न घाट्स आर मोर देन 115 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मच ओल्डर देन हिमालयाज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सब ने हमारे इस दुनिया में जितने भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उन सब की स्टेटमेंट्स ज़रूर सुनी होंगी, और आप सब ने हमेशा एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि वो हमें हमेशा हमारे भविष्य में होने वाले क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बता के सिर्फ डराते रहते हैं, सिर्फ डराते ही रहते हैं। बट कभी भी वो कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं बताते हैं कि जिसको करने से शायद हम हमारी अगली जनरेशन को बचा पाएं। आज के हमारे जो अतिथि हैं उनका नाम है डॉक्टर रघु मुर्तुगुड्डे। डॉक्टर रघु मुर्तुगुड्डे खुद एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं। वो 7 साल तक नासा में काम कर चुके हैं। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में भी काम कर चुके हैं, और करेंटली वो आईआईटी बॉम्बे में एक अर्थ साइंस साइंटिस्ट और प्रोफेसर के हैसियत से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे क्लाइमेट एक ऐसा विषय है कि उसके बारे में सिर्फ शोरगुल करके, हो हल्ला करके कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अगर हम सच में इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सबको एकजुट होना होगा, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, और एक कॉमन गोल की तरफ एक साथ काम करना होगा। और अगर हम लोग ये करें तो ज़रूर हम हमारी अगली जनरेशन को सेफ और सिक्योर रख पाएंगे। अगर आपको हमारे काम से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? बस चल रहा है। आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। शुरुआत से आपके बैकग्राउंड से ही शुरू करते हैं। आपने अपना जो शुरुआती पढ़ाई है वो आईआईटी बॉम्बे से ही किया था, और उसके बाद आप आज इतने सालों बाद फिर से आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आपका लाइफ एक फुल सर्कल कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप कैसे लुक बैक करते हैं? वैसे तो प्लान नहीं होता है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन 10वीं के बाद जब मेरा स्टेट रैंक आया था तो धारवाड़ में कोई रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या करना है। मैं बोला था बाद में जाके नासा जाके एस्ट्रोनॉट बनूंगा। वाओ। तो ये ऐसा पता भी नहीं चला, लेकिन 12वीं के बाद फिर चॉइस करना होता है। फिर सोचा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन टीचर्स ने बोला, मेरा पेरेंट्स का तो कोई एजुकेशन नहीं था, कम्प्लीटली अनएजुकेटेड। तो टीचर्स ने बोला आजकल डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिलता है तो आईआईटी का ट्राई करो। तो आईआईटी में मिल गया तो आईआईटी पहुंच गया। तो आईआईटी में भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इसीलिए चूज़ किया कि शायद बाद में एस्ट्रोनॉट बनूंगा। तो उसके बाद सब लोग आईआईटी से अब फॉरेन जाते थे तो हम भी चले गए, तो एरोस्पेस में कंटिन्यू किया। फिर अचानक से ऐसा मैकेनिकल में शिफ्ट हुआ, क्योंकि एक्चुअली मेरा जॉब जो था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जॉब, उससे मुझे फायर हो गया, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट का फंडिंग ख़त्म हो गया। ओके। तो मैंने दूसरा पीएचडी शुरू किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल में, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं था। तो फिर उधर से नासा पहुंच गया। वाओ। सो ये आपका जो सफ़र था, इसमें आपने पहले एरोनॉटिकल किया और आपने मैकेनिकल में कैसे पदार्पण किया वो आपने समझाया। बट नासा में जब आप पहुंचे तो आप वहाँ पे ओशन मॉडलिंग कर रहे थे, तो ये अगेन ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो मेरा पीएचडी के टाइम टॉपिक था जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, ओके। जहाँ की हम कोई भी फ्लूइड मतलब पानी, हवा, उसको हम कंप्यूटर से मॉडल कर सकते हैं, क्योंकि उसका इक्वेशंस नावी स्टोक्स इक्वेशंस बोलते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको पेपर और पेन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसको कंप्यूटर पे सॉल्व करना पड़ता है। तो एरोप्लेन के
फ्लो कैसा होता है, उसका लिफ्ट कैसे बढ़ाना, ड्रैग कैसे कम करना, ये सब होता है। तो उसी टाइम में मेरे को कोई क्लाइमेट साइंटिस्ट ने बोला था, हमको थोड़ा इधर प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आप हेल्प कर दो। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही मैंने थोड़ा क्लाइमेट साइंटिस्ट, ओशनोग्राफर को हेल्प किया था। तो नासा में जाने के बाद उसी ग्रुप में चला गया जहाँ इन्वायरमेंटल सैटेलाइट के ऊपर काम हो रहा था और ओशनोग्राफी के बारे में काम हो रहा था। और ओशन मॉडलिंग मतलब सिर्फ ओशन का फ्लूइड नहीं होता है, उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें फिश होते हैं, कार्बन होता है, कार्बन साइकिल, वो सब भी करना पड़ा। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स से क्या होता है कि जो भी फ्लूइड है और फ्लूइड के अंदर जो है उसको हम मॉडल कर सकते हैं। तो स्लोली ओशन से एटमॉस्फेयर, क्योंकि ओशन अकेला नहीं कर सकते हैं, ओशन के साथ एटमॉस्फेयर जो बात कर रहा है उसको भी करना पड़ता है। तो स्लोली आप ऐसे ही जाते रहेंगे। तो रिसर्च तो वो होता है जो आप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स व्हाट यू कैन लर्न। तो बिल्कुल। नया कोई नई चीज़ करना पड़ता है, तो ऐसे जाते रहते हैं, तो क्लाइमेट पर पहुंच गया है ऐसे। अ, आपने जो अचीवमेंट किया है, ओके, अपनी उम्र के काफ़ी यंग एज में टू रीच नासा, ये बहुत लोगों के लिए आज भी एक ड्रीम है। तो आप हमको ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली बार नासा साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला और उसके बाद जब आप खुद नासा जॉइन कर रहे थे, उस समय का फीलिंग क्या था? मतलब पीएचडी के बाद इतना नहीं सोचते हैं कि अरे हम नासा जा रहे हैं, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट का बिजनेस नहीं है, आप साइंस में जा रहे हैं। तो जॉइन करने के बाद एस्ट्रोनॉट बनना है तो फिर पायलट का लाइसेंस और कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं सिटीजन, यूएस सिटीजन भी नहीं था, तो उधर भी लिमिटेशन होता है। ओके। तो ऐसे फंस के साइंस में फंस जाते हैं। लेकिन साइंस इतना एक्साइटिंग होता है कि तुम बाद में भूल जाते हो कि एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकेंगे। तो क्लाइमेट प्रॉब्लम इतना सीरियस है, उसके बाद में सैटेलाइट साइंस के बारे में भी सोच रहे हैं आप। तो ऐसा हो जाता है कि यही बहुत मज़ा आ रहा है। तो उसके बाद ऐसा भी नहीं सोचेंगे कि मुझे टीचिंग करना है, अपॉर्चुनिटी आ जाता है तो आपको डिस्कवरी हो जाता है कि अरे टीचिंग इज़ सो मच फन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने का, इसीलिए मैं अभी यूट्यूब चैनल भी बना रहा हूँ। तो ऐसा ज़िंदगी में एक्सप्लोरेशन होते जाता है। तो जॉइनिंग नासा इज़ नॉट डिफ़िकल्ट इफ़ यू जॉइन एज अ साइंटिस्ट। इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ओनली ट्रिविया है कि वो कल्पना चावला को जानते होंगे सब जी। लोग, जो अचानक से मर गई बेचारी। बट वो मुझे टेक्सास में मिली थी, वो सेम यूनिवर्सिटी में वो भी एमटेक की थी, वाओ! एमएस, उसको मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं। तो वो निकल रही थी और मैं आ गया था, तो थोड़ी देर के लिए उससे मिला। और तो बाद में वो एस्ट्रोनॉट बन गई। तो ज़िंदगी में ऐसा होते रहते हैं। तो आई एम श्योर कि आप कई सारे एस्ट्रोनॉट्स से भी मिले होंगे व्हाइल यू आर वर्किंग एट नासा। कई सारे नहीं, मैं जेपीएल और ह्यूस्टन जो जेट प्रोपल्शन लैब जो कैलिफोर्निया है, जो सब मार्स रोवर, मून रोवर सब बनाता है, वहाँ गया था। और नासा में मैं गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मेरीलैंड ग्रीन बेल्ट में था, तो वहाँ भी एस्ट्रोनॉट्स आते थे। मैं डीसी का नासा ऑफिस में भी गया, तो मिल गया। और सैली राइड जो थी वो स्पेस वॉक की थी, वो साइंटिस्ट बन गई थी, उसको भी मिला था। तो ऐसे मिल जाते हैं कहीं कहीं। ओके। आपने एक उल्लेख किया कि आप जब अपना स्टडीज़ कर रहे थे, व्हाइल एट नासा रिसर्च स्टडीज़ कर रहे थे, तो उस समय पे आपने कुछ एयर और सी इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर भी काम किया था। वो एग्ज़ैक्टली क्या था? ऐसा होता है कि हवा चल रहा है अभी एटमॉस्फेयर में, तो उससे इवेपोरेशन हो जाता है। सॉरी, मुझको ये हिंदी वर्ड्स नहीं मालूम है। कोई बात नहीं। तो पानी समुंदर से निकाला जाता है, तो समुंदर ठंडा हो जाता है और उसका सॉल्ट बच जाता है, तो पानी हैवी हो जाता है, पानी नीचे जाएगा। और CO2 अंदर से बाहर जाएगा, नहीं तो बाहर से अंदर जाएगा ऑक्सीजन। और टेम्परेचर बदल जाएगा, ऐसा सब होता है। तो हवा जब ऊपर जाएगा तो एक्सपैंड होके कूल होगा, क्लाउड बनेगा। सो ये सब, इसको एयर सी इंटरेक्शन कहते हैं। तो समुद्र में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए एयर सी इंटरेक्शन करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर में सन से एनर्जी आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एनर्जी सरफेस को जाता है, और एटमॉस्फेयर को नीचे से हम फोर्स कर रहे हैं, नीचे से वार्म कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं। लेकिन ओशन को सब कुछ ऊपर से ही आता है। बिल्कुल। तो ऊपर क्या हो रहा है,
जानना ही पड़ता है अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए। तो एक कॉमन मैन के अगर पर्सपेक्टिव से मैं आपको पूछूं, ये हमें जानने के लिए एज ए ह्यूमन रेस, ठीक है, नॉट सिर्फ एज ए साइंटिस्ट, एज ए ह्यूमन रेस, ये हमें जानने के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है? मतलब इससे हम लोग क्या ऐसे निष्कर्ष निकालने वाले हैं? वैसे आपने जो बात की थी कि इवापोरेशन, उसको हिंदी में बाष्पीकरण कहते हैं। प्लीज़ गो अहेड। हाँ, तो बाष्पीकरण जब होता है तो वो पानी एटमॉस्फेयर में आता है, तो वो वार्म एयर बाष्पीकरण के बाद उसमें पानी भी होता है, तो हवा ऊपर जाएगी तो प्रेशर कम रहता है, तो एक्सपैंड हो जाएगा। तो एक्सपैंड होने के बाद ठंडा हो जाएगा, तो क्लाउड बन जाएंगे। क्लाउड से रेन आएगा। तो समुद्र में बाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन पानी इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। तो हमको सब जानना पड़ता है कि कहाँ से क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कब आएगा, कैसे बदलेगा। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड जास्त करते जाएंगे तो ये मानसून कैसे बदलेगा। तो सब कुछ कनेक्टेड है। तो वी हैव टू नो कि कहाँ क्या हो रहा है। उधर आर्कटिक ओशन बहुत दूर है, लेकिन उधर गर्मी होगा और आइस कम हो जाएगा, तो उसको भी इम्पैक्ट मानसून पे होगा। तो पूरा इसको अर्थ सिस्टम कहते हैं। तो हमको पूरा अर्थ सिस्टम जानना पड़ेगा, और उसमें हम क्या कर रहे हैं ये भी जानना पड़ेगा। इसीलिए ये सब पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आप जब नासा में काम कर रहे थे, इस विषय के अलावा और क्या-क्या विषय थे जिन पे आप काम कर पाए थे? तो नासा का सैटेलाइट मिशंस जो होता है, एनवायरमेंटल सैटेलाइट के ऊपर जाके विंड्स कैसे चल रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, CO2 कितना आ रहा है, ओशन में क्लोरोफिल कितना है, लैंड के ऊपर वेजिटेशन कितना है, ये सब सैटेलाइट्स जब बनते हैं तो वो सैटेलाइट्स इंजीनियर्स होते हैं, वो पूछते हैं कि कितना एक्यूरेसी से तुमको ये डेटा चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, और अ, कितने दिन में एक बार चाहिए। ये सब साइंस क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सब हम साइंस टीम से उनको देते हैं, तो उसमें भी काम करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा एल नीनो आया, ला नीना आया, आप शायद बात किए होंगे इसके बारे में पहले। तो उसके बारे में भी पत्रकार कॉल करेंगे, उसको भी उनको भी बताना पड़ता है। नहीं तो कोई स्कूल या कॉलेज में बुलाते हैं कि आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो आउटरीच जो कहते हैं ना, उसको भी करना पड़ता है, एजुकेशन आउटरीच। और प्रपोजल लिखना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी के लोग नासा का डेटा चाहते हैं, तो हमारे साथ वो लोग काम करेंगे, हम उनके साथ काम करेंगे। तो बहुत कुछ होता है। आपने ला नीना की बात की। क्या आप कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं कि ला नीना क्या है? और वो हमको फ्यूचर में कैसे अफ़ेक्ट कर सकता है अगर हम लोग आज सही कदम ना उठाएँ तो? तो एल नीनो और ला नीना कहते हैं उसको। उसका मतलब जानना बेहतर है कि एल नीनो स्पेनिश वर्ड है, ओके। द चाइल्ड, लाइक द क्राइस्ट चाइल्ड, जो क्राइस्ट का बच्चा है। ऐसा क्यों नाम दिया? क्योंकि वो स्पेनिश पीपल पब्लिक जब साउथ अमेरिका में गए और पेरू चिले के पास, उनको देखा कि हर कुछ साल में वो कोस्ट में जो गलापागोस है और बहुत ठंड पानी है, लेकिन कभी कभी एकदम गर्म हो जाता है, और वो क्रिसमस के टाइम होता है। तो उनको लगा कि ये तो भगवान का देन है, तो ये क्राइस्ट का बच्चा है, तो उन लोगों ने उसको एल नीनो कह दिया। और एल नीनो का ऑपोजिट एंटी एल नीनो तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्राइस्ट का चाइल्ड है, तो उसको ला नीना मतलब गर्ल चाइल्ड बोलते हैं। ओके। तो ये हर कुछ साल में जहाँ ज़्यादा ठंडा पानी है, मतलब ज़्यादा मछली है, वो सब गर्म हो जाता है, मछली मर जाते हैं, जो पक्षी है वो मर जाते हैं। तो इसको एल नीनो कहते हैं। और जब वो ज़्यादा ठंडा होता है नॉर्मल से ज़्यादा, उसको ला नीना कहते हैं। इसका मतलब क्या है? वो समुद्र में हो रहा है, फिर भी उसका जो इम्पैक्ट है वो मानसून पे होगा। इंडोनेशिया में वाइल्ड फायर्स होगा, ऑस्ट्रेलिया में डस्ट स्टॉर्म्स होगा, ब्राज़ील में, अफ्रीका में, सब जगह उसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए वी स्टडी दैट। फ्यूचर में क्या होगा ये अब तक हम ठीक से नहीं जानते हैं। वो देख रहे हैं कि ऐसा सोचना पड़ते हैं उसको, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एल नीनो अब कितने बार आ रहा है 10 साल में, और फ्यूचर में कितने बार आएगा, अब कितना स्ट्रांग है,
फ्यूचर में कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऐसा सब सोचना पड़ता है। तो वो मॉडल करके देखते हैं और जो 50 साल में जो हुआ है उसको देख के समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। ओके। तो जैसा मैं समझ सकता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ला नीना जो है वो एक कोल्ड इफेक्ट लेके आता है अपने साथ आते वक्त। हाँ, तो अब इस साल में अभी जो थोड़ा ला नीना चल रहा है, इसका मतलब है नॉर्थ इंडिया में ठंड होगा ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा। और ला नीना के टाइम वो ठंड जो नीचे ज़्यादा आ जाता है, तो महाबलेश्वर तक आएगा, कभी ऊटी तक आएगा। तो ला नीना के पैटर्न अलग होते हैं। जब एल नीनो होता है तो ठंड बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ओके। नीचे नहीं आएगा। तो ओके। प्रेशर पैटर्न अलग होता है ला नीना और एल नीनो को। तो एल नीनो का तो हीट वेव जो होता है मानसून के पहले, वो भी बदलते हैं एल नीनो ला नीना से। साइक्लोन भी बदलते हैं, तो ये सब समझना पड़ता है। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे जो आप जब नासा में थे उस समय पे आपने, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में थे उस समय आपने जो लेक्चर्स दिए थे वो वीडियो हैं। आपका एक बहुत फेवरेट सवाल जो मुझे लगा उनमें से, जो आप हमेशा अपने ओपनिंग क्वेश्चंस में पूछते हैं कि वेदर और क्लाइमेट, इस दोनों टर्मिनोलॉजीज में फ़र्क क्या है और कितने लोग जानते हैं। और मुझे लगा कि शायद आप वो एक तरीके से सामने वाले को ताजुब करने के लिए पूछते हैं। तो आज आप खुद हमें ये बताइए कि उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। नहीं, ताज्जुब नहीं, ये पर्पज़ ये है कि आप भी कुछ जानते हैं, आपको पता भी नहीं होता है। तो आपको मैं पूछूँगा वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, बच्चे भी बोल देंगे कि वेदर जो आजकल हो रहा है और क्लाइमेट जो है वो हमेशा होता है। तो इसको लेकर के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आज है दिसंबर, और दिसंबर 6-7 कुछ भी है, जो भी है। सोचो कि अगस्त 7 और दिसंबर 7 में फ़र्क क्या है? तो इंडिया में तो बच्चे बोलेंगे अगस्त 7 पे बहुत गर्मी होगा, अब इतना गर्मी नहीं है। तो ये तो क्लाइमेट है। आप जानते हैं कि अगस्त में गर्मी होना चाहिए अगस्त 7 पे कंपेयर टू दिसंबर 7। लेकिन हो सकता है कि दिसंबर 7 सडनली गर्मी हो गया, आजकल गर्मी ज़्यादा चल रहा है, और अगस्त में बहुत बारिश पड़ी और ठंड हो गया, तो उसको वेदर कहते हैं। तो वेदर इज़ व्हाट यू गेट, ओके। क्लाइमेट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट। यू एक्सपेक्ट, ऐसा लगता है कि अगस्त में गर्मी होना चाहिए, वो क्लाइमेट है, लेकिन अगस्त 7 पे क्या होगा वो वेदर है। ओह! तो इससे बच्चों को समझ जाता है कि अरे मैं तो क्लाइमेट साइंटिस्ट हूँ। तो ये ताज्जुब करने के लिए उनको शायद प्रेरणा देने के प्रेरणा लिए। देने। बिल्कुल। उससे आगे बढ़ते हुए आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में प्रोफ़ेसर थे, कई साल थे। एक फुलफ़िलिंग करियर आपके पास आपकी आँखों के सामने था नासा में। तो उससे निकल के एक प्रोफ़ेसर के रोल में जो भूमिका आपने ली, उसका कारण क्या था? नासा से जी हाँ। मैरीलैंड, नहीं, नासा में काम बहुत अच्छा है, लेकिन टीचिंग नहीं है, और थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, सिक्योरिटी ज़्यादा है। और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने हमेशा बुला रहा था कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो कई लोग नासा से बोले चलो चलते हैं, तो हम बोले चलो चलते हैं। तो एक ही एंग्ज़ायटी था कि टीचिंग अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले 2-3 बार मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा और फैमिली प्रॉब्लम था। तो टीचिंग, अगर एक बार टीचिंग में लग गए तो सेमेस्टर भर कहीं जा नहीं सकते, तो फँस जाते हैं। तो इसीलिए नहीं लिया था। बाद में वो प्रॉब्लम सुलझ गया तो सोचा चलो जाते हैं, और बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो बहुत फ्रीडम ज़्यादा होता है। रिसर्च करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, तो कैंपस में जो एनर्जी होता है, वो नासा में लैब जैसा उसमें नहीं होता है। तो ऐसे ही हो जाता है। मैं आपको एक ना लोकलाइज्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, और उसमें एक महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन है राज ठाकरे। उन्होंने कहा कि उनके पास कई बच्चे आते हैं मिलने के लिए अलग-अलग कारणों से, और जब वो उनसे पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, तो कोई कहता है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। बट उन्होंने एक बात कही कि कोई भी ये नहीं कहता कि मैं एक टीचर या प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। आपने अपने करियर के पीक में ये डिसीजन लिया कि आपको एक प्रोफेसर बनना था। तो लुकिंग बैक आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो प्रोफेसर्स हैं या जो टीचर्स हैं वो एक्सीडेंटल टीचर्स हैं?
हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंटली कह सकते हैं क्योंकि वो जॉब ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँच जाते हैं। रूरल एरिया में लगता है टीचर्स का जॉब परमानेंट है या अच्छा है, या नहीं तो बाद में सोचेंगे कि यूजीसी स्केल बढ़ गया, अभी सैलरी अच्छा मिल रहा है तो कैसे भी करके घुस जाएँगे। तो पेरेंट्स जो है वो इतना तक बोलते नहीं हैं कि तुम अच्छा पढ़ के टीचर बन जाओ या प्रोफ़ेसर बन जाओ। सब बोलते हैं कि तुम इंजीनियर बन जाओ या क्रिकेटियर बन जाओ, या जो भी है, तो एक्टर बन जाओ। तो क्या ये डिस्कनेक्ट क्यों है, ये सोचना पड़ेगा क्योंकि अ, एक करियर और जॉब और सैलरी पैकेज इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि टीचिंग में कितना सैटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, तो सब पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को बोलते हैं कि टीचर्स को रिस्पेक्ट देना, उनकी बात मानना, लेकिन बोलते नहीं है कि तुम टीचर बन जाओ। जो टीचर हैं पेरेंट्स वो भी शायद नहीं बोलते होंगे क्योंकि वो देखेंगे तो नेबर इंजीनियर है, ज़्यादा पैसा बना रहा है या आईटी में जा रहा है, प्रोजेक्ट से अमेरिका जा रहा है। तो एक कल्चरल जो एक्सपेक्टेशन है जॉब सिक्योरिटी ये वो बदलना चाहिए। इसका मतलब है कि टीचर्स जॉब ऑल्सो लोअर लेवल से यूजीसी स्टैंडर्ड तो ऊपर में आ गया अभी। जी। स्कूल टीचर को कौन कितना सैलरी देगा, और प्राइवेट स्कूल्स बहुत है, सुना है कि वो बहुत काम कराते हैं लेकिन टाइम पे सैलरी भी नहीं देते हैं। तो उसका सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, सैलरी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और पेरेंट्स को भी डिमांड करना चाहिए कि टीचर्स को अच्छा सा सैलरी दो। अच्छा, सब बोलते हैं प्राइवेट स्कूल में डाल दो, लेकिन प्राइवेट स्कूल में टीचर्स का हालत भी ख़राब होता है। तो इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो कैसे बच्चों को एक्साइटमेंट देना कि टीचर बनना एक गर्व की बात है। यू विल रियली एन्जॉय इट, दैट वी हैव टू एक्सप्लोर। तो एज समवन जिन्होंने कई साल टीचिंग इस फील्ड में काम किया है, आपके पास कोई सजेशंस है कि ये शायद किया जा सकता है जिससे कि हम इस चीज़ को चेंज कर पाएँ, इस सिनेरियो को चेंज कर पाएँ? ऐसा मतलब गवर्नमेंट स्केल से सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम हो सकता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का कुछ हो सकता है, फिर हर विलेज में, टाउन में प्लान करना पड़ेगा कि टीचर्स का कमी क्या है, किस सब्जेक्ट में कमी है और क्यों नहीं मिल रहे हैं टीचर। सब लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, लेकिन गांव में बैठ के टीचर नहीं बनना है, तो कारण क्या है? तो ये सब सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च करना पड़ेगा पहले, कि बेसलाइन एस्टैब्लिश करो कि इस लाइन में क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद हाउ टू ट्रेन देम कि एवरीबडी कैन नॉट बी बीएड और एमएड। बिल्कुल। तो कैसे उनको ट्रेन किया जाए और अच्छा सा सैलरी दिया जाए और उनको विलेज में रखे, शायद घर देना पड़ेगा स्कूल के पास, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मतलब फ्रॉम बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्लान्स करना पड़ेगा। अ, मैं आपको आपका पैकेज तो नहीं पूछ सकता, बट जो मैंने सुना है वो ये है कि आईआईटी बॉम्बे में या आईआईटीज़ के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे देश में, उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके पैकेजेस उतने हाई एंड नहीं होते। आप खुद एक अच्छे नासा में थे, उससे आप आए पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में, आप एनआरआई थे और उसके बाद आप अभी आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं। तो आपको किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया या ऐसा प्रोत्साहित किया कि आप वो छोड़ के यहाँ पे आके एक प्रोफेसर वापस बनना चाहते थे आईआईटी बॉम्बे में, इंडिया के अंदर? पहले तो मैं मास्टर्स करने के बाद जॉब कर रहा था। जॉब निकल गया तो मैं पीएचडी में गया। पीएचडी के बाद फिर से इंडस्ट्री में जाता तो बहुत बड़ा सैलरी मिलता था। तो नासा में गया तो उसका 50% कम था। तो ओके। पीएचडी करने के लिए थोड़ा पागल होना चाहिए, और ऐसा चॉइस करने के लिए भी थोड़ा पागल होना चाहिए कि तुम सोच नहीं रहे हो कि पैसा कम हो जाएगा, लेकिन तुमको लग रहा है ये एक्साइटिंग जॉब होगा। तो ये सबको ऐसा करो, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट तुमको क्या मज़ा आएगा करने में, क्योंकि 8 घंटे ऑफ़िस में बैठेंगे, सबको लगता है कि मैं ज़्यादा पैसा बना के फिर मज़ा करूँगा। मज़ा करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो 40-45 साल पे बहुत, अरे बाबा पैसा बनाया, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये मिस करने के लिए पहले से थोड़ा सोच लेंगे तो इस तरफ जा सकते हैं। तो मैंने ऐसा गया और कभी ऐसा बुरा नहीं लगा कि मैंने ऐसा किया। तो इंडिया आने का ये मकसद था कि
वहाँ से इतना काम कर रहा था, वहाँ से आके इंडिया में फार्मर्स के साथ कर्नाटका में काम करता था, लेकिन ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं होता था कि काम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो सोचा अभी आ जाऊँगा। और मेरे पिताजी का तबीयत भी इतना ठीक नहीं था, तो 2-3 कारण मिल गए, तो आ गया। और आने के बाद जो मुश्किलें आते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि वापस भाग जाऊँगा। जो भी मुश्किलें आएँगे, रहना पड़ेगा कि जो भी पॉलिटिक्स है, आईआईटी में हो या कहीं भी, उसको टिक के रहना पड़ेगा कि मैं रहूँगा, कुछ तो करूँगा। तो 4-5 साल मिनिमम 3 इयर्स तो हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा प्रोग्रेस आएगा। तो इसके लिए थोड़ा पागल ही होना चाहिए। ओके, सो ये करते हुए आपने आईआईटी बॉम्बे जॉइन किया। आप शुरुआत में आई गेस विजिटिंग फैकल्टी थे और फिर आप हाँ, तो विज़िटिंग, हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, तो क्यों मुझे डायरेक्टली जॉब नहीं मिला, वो उसका डिटेल्स है उधर। तो कोई ने बोला नहीं ये नहीं चाहिए, कोई ने बोला नहीं, नहीं रखो, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके विज़िटिंग फैकल्टी दे देते हैं। मतलब आईआईटी का बदनाम नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता है सिस्टम। ओके, आप चाइना को कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना में मुझे 4-5 जॉब मिलते हैं। वो बोलते हैं इधर आ जाओ तुम, तो ज़्यादा फंडिंग देंगे, ग्रुप देंगे। लेकिन इंडिया का अभी फिलॉसफी पूरा सेट नहीं हुआ है कि एनआरआईज़ को कैसे हैंडल करना है। हैंडल करना है। ओके, तो उनको विज़िटिंग तो 1 महीने के लिए आ जाओ, ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन वापिस आ गया तो जॉब मिलने में इतना आसानी नहीं है। तो वो सब होते रहता है, बट इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू हैव टू जस्ट लिव थ्रू इट। ओके। सह के रहना पड़ता है। तो जब आप रिटर्न आए तो जो क्लाइमेट स्टडीज़ है, ये डिपार्टमेंट आपने चुना था या आपको वो किसी ने दिया था, मतलब सौंपा गया था आपको? नहीं, मैं 2009 से विज़िटिंग फैकल्टी था, तो सुविमल ने ही मुझे विज़िटिंग फैकल्टी का नॉमिनेशन करके साथ में काम करने का प्लान किए थे हम। तो मैं हर साल आता था, थोड़ा शॉर्ट कोर्स बोलते हैं ना उसको, 2-3 वीक में जो यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है उसको पढ़ाता था, जो मैं कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स के साथ काम कर सकता था, कर रहा था, और उनके साथ उनको हेल्प करना रिसर्च में या पब्लिकेशन में, वो चल रहा था। फिर सोचा कि क्लाइमेट स्टडीज़ में मतलब वही नेचुरल फिट है मुझे आईआईटी में कि वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, लेकिन क्लाइमेट स्टडीज़ जब है तो वही बेहतर है कंट्रीब्यूशन। ओके, तो आपके रिसर्च में एक आपने टर्म इस्तेमाल किया है एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। ये बहुत बार पढ़ने को मिला आपके पेपर्स में, तो एग्जैक्टली क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक मीन्स एनीथिंग दैट इज़ ह्यूमन मेड, जो हम लोग करते हैं, उसी को एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। जेनिक मीन्स ओरिजिन, ओके, एंथ्रोपो इज़ वी आर द एंथ्रोपो, ओके, सो ह्यूमन मेड, ह्यूमन ओरिजिन। जो भी हम कर रहे हैं, तो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ऑयल, गैस, डिफॉरेस्टेशन, हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो भी करते हैं हम, जिसका कारण से एनर्जी बैलेंस बदलता है। अभी सन से एनर्जी आ रहा है और थर्मल एनर्जी बाहर जा रहा है, उसको अगर हम बदल दिए तो टेम्परेचर बदल जाएगा। तो जो भी हम करते हैं, जो ये एनर्जी बैलेंस को पर्टर्ब करता है, उसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हम जो फ्यूचर में क्लाइमेट एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उसकी कई सारी डिटेल्स हमको हमारी हिस्ट्री से मिल सकती है। तो पास्ट की जो हमारी क्लाइमेट की हिस्ट्रीज़ हैं, उसमें से ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हम अपना क्लाइमेट का भविष्य सुधार सकते हैं? हाँ, तो पास्ट क्लाइमेट चेंज बहुत समझ सकते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड में जो ग्लेशियर्स हैं, उसके अंदर एयर बबल्स होते हैं, पॉलन होता है, डस्ट होता है, CO2 होता है, मेथेन होता है, तो उसको निकाल के, या फिर रॉक्स जियोलॉजी के साथ हम पास्ट क्लाइमेट्स क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या था, टेम्परेचर क्या था, आइस कहाँ था, कितना एक्सटेंट कितना था, ये सब समझ सकते हैं। ये सब समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो एक तो गारंटी है CO2 भी उसके साथ चेंज होता है। ओह! तो अब ये कर रहे हैं कि CO2 बदल रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो पहले CO2 पहले चेंज हुआ था कि टेम्परेचर पहले चेंज हुआ था?
और अब क्या हो रहा है, ये सब समझना पड़ता है। तो क्यों बदल रहा था क्लाइमेट पहले? तो अर्थ का ऑर्बिट है जो सूर्य के अराउंड जा रहा है, तो उसका ऑब्लिक्विटी होता है जो 22.5 डिग्री है, वो बदलता है 24.5 डिग्रीज टू अभी 23.5 है, तो 24.5 टू 22.5। और जो उसका ऑर्बिट है एलिप्टिक है, तो एलिप्टिसिटी चेंज होता है, तो थोड़ा ज़्यादा सर्कुलर हो जाता है, ज़्यादा एलिप्टिक हो जाता है, और प्रिसेशन करके जो होता है। तो इस सब से जो एनर्जी आता है वो कम होता है, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है कि अभी 65 डिग्री नॉर्थ पे अगर एनर्जी कम हो गया तो कूलिंग शुरू हो जाता है, फिर कूलिंग से स्नो बढ़ जाता है, तो स्नो से रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बढ़ जाता है, तो और भी कूल हो जाएगा। तो पहले ऑर्बिटल पैरामीटर्स जो कहते हैं वो बदल रहे थे, फिर टेम्परेचर बदल रहा था, फिर स्नोफॉल और ग्लेशियर बदल रहे थे, फिर उसके कारण से CO2 बदल रहा था। अब हम CO2 बदल रहे हैं, उसके कारण से टेम्परेचर बदल रहा है, उसके कारण से स्नोफॉल बदल रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं हम ये सब लेके? CO2 तो बढ़ाते जा रहे हैं, मीथेन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा ये समझने के लिए ऐसा एक रेयर व्यू मिरर जो होता है गाड़ी जी। में, ऐसा कि पीछे क्या हुआ था जो आगे आ सकता है। जो कोई पीछे फास्ट आ रहा है तो मालूम है कि वो इधर उधर से आपके आगे निकल जाएगा, तो क्या हो सकता है, तो ये सब समझना पड़ता है। तो इसीलिए हम पेलियो क्लाइमेट जो बोलते हैं वो पास्ट क्लाइमेट्स उसको समझते हैं। ओके। आपने ग्रीनलैंड का उल्लेख किया। आपके एक लेक्चर में आपने ये भी कहा था कि एक समय ऐसा भी था जब ग्रीनलैंड, साइबेरिया, ये सारी जगह हैं, यहाँ पे आइस हुआ ही नहीं करता था। तो ये कैसे पता चलता है कि पहले किसी ज़माने में ऐसा था? हाँ, उसको हम पेलियो प्रॉक्सीज बोलते हैं, मतलब कि अब पास्ट टेम्परेचर मैंने बोला तो थर्मामीटर तो नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री का जो सिग्नल होता है उसको पकड़ के हम बोल सकते हैं कि अब से कितना ठंड था या अब से कितना वार्म था, गर्म था। तो ऐसा हम देख सकते हैं। और जब ग्लेशियर होता है जो बिल्ड करता है, तो वो सब उसके सामने जो रहता है उसको पुश करके समुंदर में डालेगा, तो उसका सब एविडेंस रहता है पास का। तो हम देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड में कभी ग्लेशियर था ही नहीं, तो वो तो काफ़ी रिसेंट है, 7 मिलियन ईयर्स अगो। ओके। और अंटार्कटिका में कुछ ग्लेशियर ही नहीं था, तो दैट वाज 34 मिलियन ईयर्स अगो। तो अभी कॉन्टिनेंट्स जो है वो यही नहीं थे, वो सब शिफ्ट होते रहते हैं। तो सब साउथ में थे, इंडिया तो एकदम साउथ में मेडागास्कर के साथ जुड़ा हुआ था, तो क्रॉस करके इक्वेटर क्रॉस करके आगे आके एशियन लैंड मास में घुस गया, तो हिमालय ऊपर आ गए। तो उसके पहले तो मानसून भी नहीं था। ओह! तो जब इंडिया ऐसा पुश करके हिमालय को ऊपर लाया तो सब बदल गया, तो मानसून हो गया। ओके। तो ये सब समझना ज़रूरी है कि उसके बाद ग्लेशियर आया, ग्रीनलैंड का आया, अंटार्कटिका का ग्लेशियर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उससे मानसून को क्या हो सकता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा। तो अब क्या हो रहा है से अगर मैं क्लू आगे लूँ, ऐसा कहा जाता है कि प्री इंडस्ट्रियल के जो ज़माना था, 1850s का जो ज़माना था, तब से लेके आज 2024 तक हम सब ने, ओके, इस पूरे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 डिग्रीज बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो अगर मैं इस लाइन को बेसिस बनाऊं, तो फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर है उसकी बात कर रहा हूँ, फार साइटेड नहीं रखूँगा अभी मैं, नियर फ्यूचर में हम लोग क्या क्लाइमेट चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो वैसे तो हम 10,000 साल से पहले से कुछ बदलते आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट आइस एज जो ख़त्म हुआ वो 12,000 10,000 के पास ख़त्म हुआ। उसके बाद हम हंटर गैदरर से जो, तो हम फार्मर्स बन गए, एग्रीकल्चरलिस्ट्स। उसके साथ पॉपुलेशन बढ़ गया, डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया, तो तब से ही चल रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इतना फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, गैस हम यूज़ कर रहे हैं कि एकदम से ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो गर्मी भी बढ़ गया। तो अभी यही कंटिन्यू होते जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही नहीं कि हर साल पिछले साल से ज़्यादा वार्म होगा।
ऐसा होता है कि अभी अब अगर पिछले 10 साल और उसके पिछले 10 साल देखेंगे तो पिछले 10 साल ज़्यादा गर्म है, तो उसको ही क्लाइमेट बोलते हैं ना हम। तो करेक्ट। कम से कम 10 साल देखना चाहिए, तो हर 10 साल गर्म होते जा रहे हैं, तो यही चलता रहेगा। लेकिन क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो आपने बताया 1.4 डिग्री सी, वो तो कंटिन्यू होगा, लेकिन तुम्हारा घर के पास क्या होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में क्या होगा, और इंडिया में महाराष्ट्र में क्या होगा, वेस्ट बंगाल में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आप समझेंगे कि मॉनसून जो है उसका ऑनसेट होता है, शुरू होता है, फिर विड्रॉल होता है, ख़त्म होता है। उसके बीच में कितना बारिश आएगा और कितने दिन में वो बारिश पड़ेगी, या बारिश फीलिंग है, पुलिंग है, आप बोल सकते हैं। तो इट्स नॉट इनफ कि 800 मिलीमीटर पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, किधर पड़ रहा है। और हीट वेव भी आएगा मार्च अप्रैल में, तो कितने हीट वेव्स होंगे, कितने इंटेंस होंगे, 5 डिग्री 6 डिग्री, कितने दिन तक रहेंगे, कितना एरिया कवर करेंगे, ये सब समझना ज़रूरी है। तो उससे ऊपर में भी हेल्थ का इम्पैक्ट क्या है। मस्कीटोज़ बढ़ रहे हैं, डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया जो भी है, टाइफॉइड, ये तो होने ही वाला है। तो ये सब देखना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट क्लाइमेट एंड वेदर कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है और क्रॉप्स पे क्या इम्पैक्ट है। फार्मर्स का क्रॉप्स अगर गलत टाइम पे बारिश पड़ गया तो पूरा सत्यानाश हो सकता है। तो ये सब देखना पड़ता है, और एकदम मेरा घर के पास या क्या हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो ठीक है, लेकिन मुझको क्या मतलब है उसका, ये समझना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि हर इंसान ने ये सोचना चाहिए कि उसका पर्सनलाइजेशन क्लाइमेट चेंज में क्या होने वाला है। पर्सनलाइजेशन मतलब क्लाइमेट से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पर्सनलाइज्ड होने वाला है। एक चीज़ जो मैंने आपके पेपर्स में पढ़ी थी वो ये थी कि अगर 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तापमान पिछले लगभग 150 साल पकड़ के चलते हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो उससे हम लोगों ने 83% हमारा जो कार्बन बजट है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है। तो पहली बात तो ये कि कार्बन बजट क्या होता है और ये एग्जॉस्ट हो गया ये कैसे पता चलता है? हाँ, इसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, हर एक टन के कारण से इतना वार्मिंग होता है, ये हम जानते हैं। ओके। लेकिन ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेट है कि कहीं भी 1 टन बढ़ा दो तो इतना ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इतना टन ही बचा है। ये थोड़ा मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्योंकि कार्बन हम बढ़ा रहे हैं लेकिन वो समुंदर में जा रहा है, वेजिटेशन में जा रहा है, और हम कार्बन कैप्चर भी कर रहे हैं आजकल। तो आई डोंट लाइक द आइडिया कि अभी 10 साल ही बचा है उसके बाद सब ख़त्म हो जाएगा, ये सब गलत बात है। ओके। तो हमको ये बोलना चाहिए कि हाँ, अगर हमको 2 डिग्री से कम रहना है 2100 के पास, तो इतना ही एमिट करने का पॉसिबिलिटी है। वी शुड एमिट एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। तो द मेन रिलेशन इज़ कि CO2 बढ़ने से, वो CO2 इज़ अ इनर्ट गैस, बहुत देर तक रहता है। एक बार डाल दिया हवा में तो 200-300 साल तक रहेगा। इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कितना बढ़ चुका है, और हम जानते हैं कि हर साल कितना और डाल रहे हैं। इसके कारण से हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि इतना ही और डालेंगे तो इतना वार्मिंग हो सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा अनसर्टनिटी है। तो रिस्क के हिसाब से जितना कम हो सके उतना कम करो। ओके। इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 में एक पेपर रिलीज़ किया था और उस पेपर में उन्होंने ये कहा है कि 1850 से लेके 2019 तक इंडिया, जो कि 2019 तक पूरे वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन होल्ड करता है, उन्होंने इतने 150 साल में सिर्फ और सिर्फ 4% ही ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं ये कोरिलेशन नहीं बना पा रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन हमारे पास है तो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का जो एक योगदान कह सकते हैं वो इतना कम कैसे हो सकता है? वो शायद ज़्यादा हो सकता था। ज़्यादा हो सकता था, लेकिन तो
अभी ग्लोबल नेगोशिएशन जो चल रहा है, अभी इंडिया बोलेगा हम इतना करेंगे, तुम इतना करो, हमको इतना हेल्प चाहिए वगैरह। उसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन 17% है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ओनली 4% है, क्योंकि हम काफ़ी गरीब लोग हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं, पर ईयर हाउ मेनी टन्स ऑफ कार्बन यू एमिट। ओके। So in India, the average is, let's say, 3 tons per person per year, अच्छा, and in US it is something like 16 tons per person इतना per year, डिफरेंस। and in China it is 7 tons per person per year. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में मैं और आप शायद 12-13 टन्स एमिट कर रहे हैं, और जो गरीब रहते हैं वो शायद लेस देन 1 टन कर रहे हैं। तो हम एवरेज करके बोल रहे हैं कि इंडिया का 3 टन पर पर्सन है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी फेयर कंपैरिजन। तो इट्स गुड टू रिमेंबर दैट इंडिया इज़ नॉट अ बिग एमिटर। हम इतना नहीं एमिट कर रहे हैं जितना कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ही जो अमीर लोग ज़्यादा करते हैं वो भी कम होना चाहिए। तो दुनिया भर में अमीर लोग को कम करना पड़ेगा, गरीब लोग को अलाउ करना पड़ेगा कि तुम्हारा भी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, तो तुम भी ज़्यादा एमिट कर सकते हो। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। ओके। एक और चीज़ जो उस पेपर में पढ़ने को मिली वो ये थी कि पिछले 150 साल में ही सिर्फ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 0.7 डिग्रीज से वार्मर हुआ है, सिर्फ इंडिया। ओके। रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे डॉक्टर सुबिमल घोष, जो आपके ही एक फेलो प्रोफेसर हैं आईआईटी बॉम्बे में, वो आए थे और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। वो ये थी कि जो लैंड मास है उसके अलावा जो सी मास है उसके ऊपर जो एयर का उसका एक साथ इम्पैक्ट होता है वो भी उतना ही इक्वली कंट्रीब्यूटर होता है। तो लैंड मास की एक्टिविटीज़ की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो मैं समझ सकता हूँ वार्म होने में, बट सी और उसका जो कंट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर कुछ एक्टिविटी शायद नहीं चल रही है, वो कैसे पॉसिबल होता है? नहीं, उसका बहुत कारण है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक बार डाल दिया तो वो सब मिक्स हो जाएगा। ओके। तो कहीं भी करो तो पूरा दुनिया भर मिक्स हो जाएगा। तो समुंदर के ऊपर भी CO2 बढ़ रहा है, यही कारण है। और इंडिया इज़ वार्म्ड बाय 0.7 डिग्री, इज़ थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अभी देखेंगे तो इंडिया के ऊपर वार्मिंग इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका कारण ये हो सकता है कि पोल्यूशन बढ़ गया और एनर्जी फ्रॉम द सन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट टू द एक्सटेंट दैट उधर सीजनैलिटी बहुत होता है। मार्च अप्रैल मई में बहुत गर्म है, ठीक। रेनफॉल के टाइम कूल हो जाता है। फिर अभी अक्टूबर हीट, नवंबर हीट चल रहा है इधर। नवंबर इतना, अभी दिसंबर में आ गया, फिर भी गर्मी ज़्यादा है। तो इस जब हवामान का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इट इज़ अ थर्स्टी, उसको प्यास बहुत लगता है, तो उसको पानी चाहिए। तो पानी सब समुंदर से आएगा। ओके। तो इसीलिए समुंदर अगर गर्म हो रहा है तो वो हमको भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। ओके। तो हीट वेव जो है वो टेम्परेचर ही नहीं है, जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा उससे हमको और भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू वरी अबाउट। ओके। और एक और चीज़ जो आपके आपके पेपर में पढ़ने को मिली थी वो थी सोशल वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? ऐसा है कि अभी सोचो फ्लू सीज़न आ गया, कोविड जी। आ गया, कोविड आया था, तो बच्चों के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है, तो ओल्ड पीपल के लिए बहुत डेंजरस होता है। जो आप अभी मिडिल एज में और सॉरी यंग, देन तुमको इतना इफेक्ट नहीं हो सकता है, तो इसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ओके। तो इसको बढ़ा सकते हैं कि जेंडर डिफरेंस होता है और इनकम डिफरेंस से भी आप वल्नरेबल हो सकते हैं। आपका कास्ट का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, कैसे घर में रहते हैं इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। फूड तो हैबिट्स। फूड हैबिट्स, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, तो इस सब मिला के वल्नरेबिलिटी टू एनी पर्टिकुलर थिंग। ओके। सो फॉर क्लाइमेट, हीट वेव्स और फॉर हेल्थ, सो ऐसा करके हम वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपको पता चला कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड व्हेन अ वुमन हैज़ 5th-6th ग्रेड एजुकेशन, बिकॉज वो जब IMD से वार्निंग आता है तो उसको समझ जाता है, तो वो कुछ करेगी उसके साथ कि बच्चों को स्कूल ना भेजो, आज बाहर ना खेलने दो, जो भी है। तो इससे वल्नरेबिलिटी कम हो जाता है।
तो अगर आपने इंडेक्स बना दिया तो उससे आप टोटल वल्नरेबिलिटी कम कर सकते हैं। तो इसी कारण से हम वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बाकी सारे पैरामीटर्स के अलावा एजुकेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस वजह से भी इस वल्नरेबिलिटी फैक्टर को हम लोग जितना हो सके नीचे ला सकते हैं। हाँ, मतलब अगर गर्ल्स को शिक्षा देंगे तो दैट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके। तो जितना भी एजुकेशन होगा गर्ल्स को उतना वो बच्चे कम करेंगे। अभी उसका पूरा एविडेंस है और अभी ऑलरेडी इंडिया इज़ वरीड कि सब स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। दुनिया भर में जापान, पोर्चुगल, साउथ कोरिया अब ऐसा बोल रहे हैं कि साउथ कोरिया में डिसअपियर, किनकी पॉपुलेशन इतना कम हो रहा है। जापान का तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना का भी पीक पॉपुलेशन हो गया, तो इंडिया विल ऑल्सो रीच पीक पॉपुलेशन, क्योंकि लड़की लोग को अब शादी नहीं करना है, बच्चे नहीं बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक, नहीं तो एक भी नहीं। तो इससे सब इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑल्सो रिड्यूसेस ऑन द प्लानट और ओवरऑल अपना वल्नरेबिलिटी भी कम हो जाएगा। ओके। आपके जो पेपर्स हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और था, वो ये था कि आपने कई सारे, जैसे थोड़ी देर पहले बात की टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में और क्लाइमेट के बारे में, तो आपने कई सारे अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस में कैसा कैसा क्लाइमेट उस समय था ये पता लगाया है। थोड़ी देर पहले भी आपने इसी विषय पे बात की थी। तो एग्जैक्टली मुझे अगर आप स्टेप बाय स्टेप कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करके बताएं कि इसको आप ट्रेस कैसे कर पाते हैं कि मान लीजिए 100 साल पहले क्या था या 200 साल पहले, क्योंकि क्या होता है कि कोई अगर चीज़ है तो उसको तो कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, बट ये तो टेम्परेचर है, उसको आप कैसे माप लेते हैं? तो सोच लो अभी केव्स होते हैं, गुहा, उसमें स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट होते हैं। उसमें वो कैसे बनते हैं? वो पानी जब बारिश होती है तो दैट वाटर गोज इनसाइड यस। और ड्रिप ड्रिप करके स्लोली बिल्डअप होता है। उसमें जो मिनरल्स रहते हैं, केमिकल्स, वो डिपेंड्स ऑन द रेन अमाउंट। ओके। तो उसको हम केयरफुली एनालाइज कर सकते हैं। नहीं तो आप लक्षद्वीप में थे तो उधर कोरल्स है समुंदर में, जी। तो कोरल्स को भी जब वो कैल्शियम कार्बोनेट का घर बनाते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यस। तो वो सब निकाल के हम टेम्परेचर प्रॉक्सी क्यों कहते हैं कि वो डायरेक्ट मेजर ऑफ टेम्परेचर नहीं है, जैसा कि थर्मामीटर लेके मेजर किया, लेकिन वो इंडिकेटर है, टेम्परेचर का इंडिकेटर है। और वो जस्ट बोलता है कि आज से गर्म था कि आज से ठंड था। ओके। तो रिलेटिवली हाउ मच वार्मर वाज इट, हाउ मच कूलर वाज इट। तो ऐसा करके फिर जियो लोकेशन भी कर सकते हैं। हमने बोला कि इंडिया वाज साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो मैग्नेटिक लाइंस को देख के बोल सकते हैं कि कहाँ था। और डेक्कन प्लेटो आया, सो हाउ ओल्ड आर वेस्टर्न घाट्स, हाउ ओल्ड आर हिमालयाज। सब लोग जानते नहीं है कि वेस्टर्न घाट्स आर मोर देन 115 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मच ओल्डर देन हिमालयाज। तो वी ब्रॉट वेस्टर्न घाट्स को हम साथ में लेके आए जब आए, तो फिर हिमालय तो बाद में आया 30 मिलियन टू 10 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये सब जियोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, पेलियो क्लाइमेट सब छुपा हुआ है, उसको डिटेक्टिव वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए हमको क्लाइमेट चेंज एजुकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाओ मत कि सब ख़त्म हो रहा है, कि कितना वर्क काम बाकी है, ये बच्चों को सिखाओ, उनको एक्साइटमेंट दो कि आप बचा सकते हैं दुनिया को। आपने जो अभी बात कही उससे मुझको एक साइंटिस्ट की बात याद आ रही है। उनका नाम है डॉक्टर यूरी रुगबिल। ओके। और उन्होंने एक द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा है कि बाय 2100 साल, ओके, मतलब तकरीबन ऐसा मान के चलते हैं कि आज से 76 ईयर्स के बाद, ओके, इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो और 2 डिग्री से बढ़ जाएगा। उन्होंने क्या कहा है कि अगर दुनिया की सारी कंट्रीज़ ने जो जो प्रॉमिस किए हैं कि हम हमारी तरफ से क्लाइमेट एक्शन में ये करेंगे, अगर वो सारे स्टेप्स वो डिलीजेंटली करें तो भी 2 डिग्री बढ़ जाएगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो गेस वर्क है, मतलब वो बोल रहे हैं, वो इकोनॉमिस्ट है तो उसको क्या मालूम दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। बट क्लाइमेट साइंस से भी हम क्या बोल सकते हैं 2100 के बारे में?
तो ये जो मॉडल्स हैं, हम वेदर प्रिडिक्शन करते हैं, क्लाइमेट प्रिडिक्शन करते हैं, उनको ही आगे ले जा सकते हैं। लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या चाहिए कि हम एनर्जी कहाँ से लाएंगे? सोलर विंड होगा या फिर भी कोल से चलेगा? पॉपुलेशन कितना होगा? कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे? ये सब गेस करना पड़ता है। तो हम फ्यूचर में सिनारियो बनाते हैं, एक कहानी बनाते हैं कि हम ये पॉलिसी करेंगे, कोई वॉर नहीं होगा या वॉर होगा, सब लोग सस्टेनेबिलिटी करेंगे या नहीं करेंगे। ये सब गेस करके हम फ्यूचर का टेम्परेचर बताते हैं, जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रिडिक्शन जो है वो कुछ दिन के लिए और कुछ सीजन्स के लिए, प्रोजेक्शन तो फ्यूचर का है। जो तो उसके बाद समझना पड़ता है कि अगर प्रोजेक्शन इज़ टेलिंग अस कि 2 डिग्री से ज़्यादा वार्म होगा, उसका कारण क्या है? अगर वो सिनारियो में थोड़ा ये बदल दिया तो कम हो जाएगा, ये थोड़ा ये बदल ज़्यादा किया तो और वो गर्म होगा। तो ग्लोबल मीन टेम्परेचर 2 डिग्री होगा, जैसे कि मैंने पहले बोला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुंबई में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा या रायपुर में क्या होगा, ये बता सकते हैं क्या? आज कोई नहीं बता सकता है। तो सिर्फ चिल्लाने का मतलब नहीं है, लेकिन 2 डिग्री से भी ज़्यादा गर्म हो गया, इसका मतलब क्या है? इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, मानसून का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, ये समझना पड़ेगा। तो इसको सब रिस्क समझो। तो रिस्क समझना पड़ेगा कि 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, उसका मतलब क्या है हर स्टेट में, हर गांव में, हर सिटी में और हर कंट्री में। क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम होगा तो हमारा प्रॉब्लम होगा, नेपाल में प्रॉब्लम होगा, हमारा प्रॉब्लम, रोहिंग्या का प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम, ढाका बांग्लादेश का प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम। तो सबका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, रिस्क। आई एग्री। मैं एक वीडियो देख रहा था जो कि आईआईटी बॉम्बे के ही अर्थ साइंस डिपार्टमेंट, जिसमें आप ऑलरेडी काम करते हैं, उसी डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट का वीडियो था। और उसमें उन्होंने कहा है कि वी आर ऑन द स्टेज ऑफ 6th मास एक्सटिंक्शन ऑन अर्थ। मतलब हम लोग इस पृथ्वी पर से 6ठी बार पूरी ह्यूमन रेस खत्म होने वाली है। तो वो तो एक स्टूडेंट हैं, आप उसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, अगर वो अर्थ साइंस की है तो अर्थ साइंस इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट फ्रॉम क्लाइमेट स्टडीज़, बट दैट डजेंट मैटर। ऐसे बहुत लोग हैं जो वो स्टूडेंट थी, तो इस स्टूडेंट का नॉलेज कितना है, क्या क्या जानती है। और एक बुक भी है कि 6th एक्सटिंक्शन। जी। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो दुनिया को बचाना चाहते हैं। तो इंटेंशन तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई भीड़ में जाके आग लगी है करके चिल्लाएंगे तो आप बचा रहे हैं किसको? आग लगी है या नहीं पता करने से पहले अगर आप चिल्ला दिए तो आप बचाएंगे या स्टैम्पीड करेंगे? हाँ, ये सोचना पड़ता है। तो मुझे डर है कि बहुत लोग ऐसा थोड़े ही क्लाइमेट नॉलेज को लेके कहीं भी जाते हैं उसके साथ। तो आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ सच अलार्मिस्ट मैसेजेस, क्योंकि एक सिंपल सा रूल होता है, हम बोलते हैं कि नेचर मेक्स द रूल्स एंड बायोलॉजी फाइंड्स द लूप होल्स। ओह। तो बायोलॉजी हैज़ सर्वाइव्ड। सी डायनासोर सब मर गए, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो, कुछ बायोलॉजी बचता है। इसका मतलब नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में चिंता मत करो, लेकिन ये सोचो कि which species are actually going extinct, if at all, and which ones are surviving and why they are surviving, है ना? तो अगर एक फॉरेस्ट में कोई स्पेसिफिक स्पीसीज मर रहा है तो वो क्यों मर रहा है? अभी कोरल्स को देखो, रेड सी में कोरल्स आर फाइन, लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ में सम कोरल्स आर डाइंग। तो देयर इज़ अ जेनेटिक डिफरेंस। तो इसको भी समझना पड़ता है। तो हमको एक बेसलाइन चाहिए जहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज आर गोइंग एक्सटिंक्ट। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सडनली सम बर्ड विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट वॉज साइटेड अगेन। तो प्रॉब्लम बहुत है ऐसा। तो जाके 6th एक्सटिंक्शन वगैरह, ऑन द वर्ज ऑफ 6th एक्सटिंक्शन, दिस इज़ नॉट अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। सो आई थिंक एज साइंटिस्ट वी आर ओब्लाइज्ड, हमको साइंस से ठीके रहना है कि साइंस को मत कॉम्प्रोमाइज़ करो। उसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। जी। तुम लोगों को डराना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में तो कुछ भी बोलेंगे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम
साइंटिस्ट है, लोग हमसे कुछ उम्मीदें रखते हैं। हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं कि जो भी चाहिए बोल सकते हैं। तो ये मन में रखना चाहिए। आप सब या यंग पीढ़ी को बोलना चाहूँगा कि ऐसा मत करो। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया। उसी तर्ज पे अगर मैं आपको ये पूछूं कि क्या क्लाइमेट साइंटिस्ट को क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी बनना चाहिए? उसके बारे में काफ़ी लोग कुछ कुछ राय देते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि तुम साइंस करने के लिए सैलरी कमा रहे हो तो साइंस ज़्यादा करो। जब पूछा जाता है गवर्नमेंट से कि क्या करना चाहिए या पब्लिक पूछता है कि क्या हो रहा है, तो ज़रूर राय तो देंगे ही देंगे साइंस के साइड से। लेकिन साइंस तुम्हारा एक पहला मकसद होना चाहिए। और प्रोटेस्ट मतलब किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। अगर तुम गवर्नमेंट्स को बोल रहे हो कि एक्शन लो या पॉलिसी बनाओ, तो क्या उनका ऑप्शंस है। पॉलिटिशियंस को तो इलेक्शन जीतना है, तो कुछ काम करके जीतेंगे या जो भी कहना है कह के जीतेंगे, लेकिन जो डिसीजन लेते हैं वो अगला इलेक्शन में हारेंगे या जीतेंगे। हमको क्या, हम बोल देंगे ये करो वो करो, लेकिन हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उससे क्या होगा। हाँ, अगर कुछ गलत हो गया को कोई आके पूछेगा नहीं कि तुमने ये बोला था वो नहीं हुआ, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी कम है। तो जितना कम बोले उतना अच्छा है, जितना काम ज़्यादा करे उतना अच्छा है, क्योंकि अभी एक्शन लेने के लिए है भी क्या, सॉल्यूशंस चाहिए। क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? इतना सॉल्यूशंस तो नहीं है। अगर चिल्लाते रहेंगे कि CO2 बढ़ रहा है, वार्मिंग बढ़ रहा है, एक्सट्रीम रेनफॉल बढ़ रहा है, हीट वेव्स बढ़ रहा है, तो करना क्या चाहिए? तो हमको हमारे तरफ से बोलना चाहिए कि ये करना ज़रूरी है कि मुझे ये दो, एक करके सॉल्यूशन दूंगा। हीट वेव का प्रिडिक्शन करना है, तो बेहतर प्रिडिक्शन करने के लिए मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए लड़ सकते हो। लेकिन ऐसे ही जाके तो पॉलिटिशियन ये नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा हद से बाहर जाता है मेरे ओपिनियन में। तो आपके ओपिनियन में ये जितने भी इंडिया के अंदर हों या जो भी फॉरेनर्स जितने भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ओके, और वो जितना हो हल्ला मचाते हैं, सेंसेशनलाइजेशन करते हैं, डराते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? और आप कॉमन मैन को क्या बताना चाहेंगे कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए? तो उसमें दो तरफ के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक तो मेरे जैसे बूढ़े लोग जो जानते हैं और डरा रहे हैं या कि फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक विज़न दे रहे हैं, और वो युवा पीढ़ी है जो डर रहे हैं, समझो कि क्लाइमेट चेंज से क्या होगा। तो उनको डर है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो मांग रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं क्या, कुछ करो, तो वो ठीक है। उनको क्या, अभी लेटेस्ट आईफोन भी लेना है और क्लाइमेट चेंज भी कम करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अगर सब ने सब चीज़ बनाएगा विदाउट कार्बन, तो ठीक है, वो बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बड़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बड़े लोग वो नहीं कर रहे हैं, कॉरपोरेशंस वो नहीं कर रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं जैसे कि आपने बोला, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो सबको अपना अपना काम करना चाहिए। अगर एप्पल बोलेगा कि हम नेट ज़ीरो करेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे, अगर और ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं, जैसा वाइट वॉशिंग होता है ना, वैसा भी ग्रीन वॉशिंग भी होता है। अगर आप ख़रीद रहे हैं, उस पर लिखा है कि दिस इज़ रिसाइक्लेबल, तो आपको बिलीव कर देंगे कि ये कंपनी ने लिखा है तो रिसाइक्लेबल हो सकता है। अगर वो रिसाइकलिंग नहीं है तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पूरा सिस्टम ऐसा फंसा हुआ है जिसको कि हम कार्बन ट्रैप कहते हैं। अब हम जो भी करते हैं, जो भी खरीदते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी पहनते हैं, जिसमें ट्रैवल करते हैं, सब कार्बन है। अगर सिस्टम ये कार्बन ट्रैप से बाहर नहीं निकला, तो कुछ प्रोटेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो प्रोटेस्ट करने से ज़्यादा ट्रैक करो कि कार्बन कहाँ कहाँ है और कैसे कम करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि कोई माँ अपना बेटे के लिए स्कूल भेज रही है और वो कार्बन के बारे में सोच रही है, वो थक जाएगी। अगर सुबह उठ के सोच भी ली तो दोपहर तक थक जाएगी कार्बन के बारे में सोच के। तो एक कार्बन जो हमने टनल विजन लगा के रखा है,
हमारा सॉल्यूशंस कम है और प्रोटेस्ट ज़्यादा है, तो प्रोटेस्ट कम करना ही अच्छा है। ओके। आपने जो गवर्नमेंट के डिसीजंस की बात की या पॉलिसी मेकिंग की बात की, उससे मुझे याद आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2070 का एक नेट ज़ीरो का एक एमिशंस का टारगेट रखा है और इसको अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ गोल्स दिए हैं। इंग्लिश में एक टर्म है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब जो वर्ड स्मार्ट है वो नहीं, एक उस वर्ड का फुल फॉर्म भी होता है। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछूं कि हमारे जितने भी गोल्स गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं नेट ज़ीरो एमिशंस के लिए, क्या वो स्मार्ट हैं? और क्या एज अ साइंटिस्ट, क्लाइमेट साइंटिस्ट, आपको लगता है कि इनमें कुछ ट्वीक्स या कुछ एडिशंस हो सकते थे? ना, एडिशंस तो हमेशा इंडियन गवर्नमेंट पे लाइफ भी बनाया, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, कि खुद का कार्बन फुटप्रिंट कम करो। अगेन, कम करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? कौन बताएगा हमको कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ तो है, सब लोग वेस्ट कम कर सकते हैं। एनर्जी वेस्ट मत करो, वाटर वेस्ट मत करो, फूड वेस्ट मत करो, कपड़े वेस्ट मत करो, ये तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब कितना भी, तो कोई बोलेगा मीट मत खाओ, वेजिटेरियन बन जाओ, तो सब वेजिटेरियन बनने के लिए तैयार है या आप उनको फोर्स करेंगे? ये कैसा होगा? और अगर सब वेजिटेरियन बन जाएंगे तो मीट इंडस्ट्री का क्या होगा, उनका जॉब का क्या होगा? तो सब कनेक्टेड होता है। तो प्लान जो है वो ठीक है कि रिन्यूएबल एनर्जी, तो आपको जीडीपी बढ़ाना है, उसके लिए कितना एनर्जी लगेगा ये कम करना है। और एनर्जी बढ़ाना है लेकिन एनर्जी में कितना कार्बन लगेगा ये कम करना है। और पॉपुलेशन तो मुझे लगता है अपने आप से कम हो रहा है। तो ट्रैक तो ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 2070 में नेट ज़ीरो जाना है तो 2030 में हमको कहाँ होना चाहिए, ये अभी से शुरू करना चाहिए। 2040 में कहाँ होना चाहिए, 2050 में। इसको मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग जो बोलते हैं, इसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हर बच्चा जाके देख सकता है कि इंडिया का प्रोग्रेस क्या है इस डायरेक्शन में। क्या हमारा एमिशन कम हो रहा है, इनकम जा रहा है ऊपर, तो क्या कार्बन से भी जा रहा है या कार्बन कम करके जा रहा है? क्योंकि अब दुनिया में देखेंगे कार्बन फुटप्रिंट और जीडीपी पर कैपिटा, तो रिच कंट्रीज़ हैव वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट दे आल्सो हैव हाई कार्बन फुटप्रिंट। तो अगर इंडिया में आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो कार्बन से जुड़ के बढ़ाएंगे या कार्बन कम करके भी बढ़ा सकते हैं? ऐसा कोई डिटेल्ड प्लान में सब कनेक्टेड जो है उसको कनेक्ट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन हो जाएगा होपफुली बाय एवरी ईयर वी हैव टू सी प्रोग्रेस। तो जैसा मुझे याद आ रहा है, एक बहुत सारे लोगों ने जो अभी देख रहे हैं, ये अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में सुना होगा, देयर समथिंग कॉल्ड एज आईएसओ। आईएसओ एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके जो प्लान्स होते हैं, उनके जो गाइडलाइंस होते हैं, उसमें एक चीज़ होता है पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट। वो ऐसा सेमी सर्कल्स होते हैं सारे, और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो मुझे जो आपके आंसर समझ में आया वो यही है कि गवर्नमेंट को सिर्फ प्लान नहीं करना है, प्लान करना है, डू करना है, फिर चेक भी करना है। जैसे आपने बोला कि हर 10 साल बाद ये हमारे पड़ाव होंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एंड देन अगेन एक्ट कि हाँ, अगर हमने चेक किया, चेक में हमको ये उसमें लैगिंग्स मिला, लकूनाज मिला, तो हम उसके ऊपर ये करेंगे जिससे कि वो वापस अपने ट्रैक पे आ सके। एम आई राइट? हाँ, इसी को थोड़ा मतलब आईएसओ जो इंजीनियरिंग से आया, अब उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, मतलब कि फ्लेक्सिबल प्लान चाहिए। जी। लेकिन सब कुछ तो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एनर्जी के लिए एक सोलर ग्रिड बनाया तो वो तो पूरा उठा के मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लान कर सकते हैं कि ये जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना होना चाहिए। एटलीस्ट टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होगा उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप ऑफशोर विंड मिल लगा रहे हैं, अभी प्लान करके 1 लाख करोड़ लगा दिए, लेकिन 10 साल में अगर विंड कम हो गया तो क्या करेंगे? वो फ्लोटिंग हो सकता है क्या, ताकि आप उसको कहीं और ले जा सके? तो ऐसा हर बारे में प्लान करना पड़ता है। तो ऐसा सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर है, वाटर है, बिल्डिंग्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, सब में कार्बन फुटप्रिंट है, सब में कार्बन कम करना है। तो क्या क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, वाटर में क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो वी कैन मैनेज एवरीथिंग एज अ पोर्टफोलियो। जैसा कि आपका बजट का पोर्टफोलियो होता है, वैसा
सब सेक्टर का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि सब सेक्टर में बदलाव आएगा, क्योंकि क्लाइमेट तो बदलते ही जाएगा। बिल्कुल। तो उसके विदाउट इवन विथ क्लाइमेट चेंज कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, तो थोड़ा रेजिलियंसी चाहिए। तो इट्स नॉट जस्ट अ सर्कल, बट एंड टू एंड सब रिसाइकलिंग हो सकता है क्या, वेस्ट कम हो सकता है क्या, वो सब सोचना पड़ेगा। ओके। आपने नासा में काम किया है और आप खुद एक क्लाइमेट साइंटिस्ट भी हैं। आज की तारीख में हम लोग जो न्यूज़ में देखते हैं कि इलॉन मस्क और स्पेसएक्स, ओके, ये बहुत ट्रैक्शन गैदर कर रहे हैं और उन्होंने कुछ प्लान्स भी दिए हैं कि बाय दिस ईयर हम लोग मार्स पहुंचेंगे, वहाँ पे हमारा कॉलोनीज बनाना शुरू करेंगे। सो फ्रॉम अ क्लाइमेट साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव अगर मैं पूछूं, क्या लाइफ ऑन मार्स सच में हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं उन ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है? अगर है तो वहाँ पे हमने पहुँचने से पहले साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लाइमेटिक नीड्स हैं वो क्या होंगी? जैसे कि हम जीते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और फूड, खाने के लिए कुछ चाहिए। तो ये तीनों पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन तो ठीक है, सोलर एनर्जी यूज़ करके कैसे भी मैन्युफैक्चर करेंगे वहाँ पर, और पूरा सूट पहन के घूमेंगे। तो एग्रीकल्चर क्या ग्रीन हाउस बना के बनाएंगे, तो उसके लिए भी सॉइल चाहिए। तो मिट्टी कैसे बनाएंगे उधर, क्या है और कैसे बना सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी तो गारंटीड है कि अगर हमने काफ़ी एफर्ट और पैसा डाला तो ज़रूर कर सकते हैं। ये टाइम स्केल का प्रॉब्लम है, अगर 20 साल में होगा या 30 साल लगेगा या 50 साल लगेगा, क्योंकि एक बार गए तो ऐसा नहीं कि कल वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, वन वे ट्रिप भी हो सकता है कि जो पहले जाएंगे वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो वहाँ से कम्युनिकेट करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम वहाँ जाके बैठेंगे नहीं, तब तक सब प्रॉब्लम्स तो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन फिजिबिलिटी तो है कि कर सकते हैं। और ओके। ऐसा है कि हम लोग हमेशा हर जनरेशन में, क्रिस्टोफर कोलंबस इधर गया और वास्को दा गामा उधर गया, हम लोग वहाँ गए ऑल द वे टू वियतनाम। तो ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हम एस्पिरेशनल है, मतलब हम हमेशा कुछ करना चाहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के भी बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए कि बच्चों को बोलना चाहिए कि दुनिया ख़त्म नहीं होने वाला है, हम कर सकते हैं। तो वैसा भी मार्स में भी हम जा सकते हैं। तो बच्चों को डर के नहीं रहना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से सब सत्यानाश हो जाएगा। उनको सोचना चाहिए मैं तो मार्स में भी जा सकता हूँ। तो ऑप्टिमिस्टिक विजन चाहिए फ्यूचर के लिए। आई कम्प्लीटली एग्री कि हमें हमारे अगली जनरेशन को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए, ना कि डराते रहना चाहिए। एज अ क्लाइमेट साइंटिस्ट, आपके पास अभी ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपको आज भी जिनका आंसर शायद नहीं मिला है, या आपको लगता है कि ये एक विषय है जो मुझको हमेशा अपीलिंग लगता है? हाँ, तो नासा में मैंने एक काम किया था, उसको बायो क्लाइमेट फीडबैक कहते हैं। अभी ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन है, वो ऐसा है कि जैसे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स कैन ब्लॉक द सनलाइट और दे कैन रिलीज एनर्जी। तो फाइटोप्लैंक्टन भी ओशन में, समुद्र में सनलाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो मैंने ऐसा एक मॉडलिंग स्टडी किया था और पब्लिश किया कि उससे, वो छोटे छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक, लेकिन उनका इम्पैक्ट ग्लोबल है। एल नीनो उससे उससे बदल सकता है, मानसून बदल सकता है वगैरह। और उसके बाद बहुत लोग भी उस पर अभी काम किए हैं। तो मुझे लगता है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम फिज़िक्स, एनर्जी बैलेंस, विंड्स, टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल यही सोच रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी क्या कर रहा है हम ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। मतलब सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट में CO2 जाएगा तो थोड़ा CO2 कम होगा या ज़्यादा होगा, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन वो जो बायोलॉजी में स्केलिंग होता है, उससे जितना साइज़ कम होता है उसका टोटल बायोमास ज़्यादा होता है। तो मक्खी जो इतना छोटा है, दुनिया के सब मक्खी को अगर आप तोलेंगे तो उनका वेट सब ह्यूमन से ज़्यादा होगा। ऐसा स्केलिंग, एलोमेट्रिक स्केलिंग बोलते हैं उसको। ओके। तो अभी सोचो वायरस का बायोमास कितना होगा, बैक्टीरिया का बायोमास कितना होगा, हमारा बॉडी में कितना बैक्टीरिया है, कितना वायरस है,
अब स्टमक में हमको थोड़ा बैक्टीरिया चाहिए, वो नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं होगा, मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, गट माइक्रोबायोम जो बोलते हैं। तो बायोलॉजी इज़ एवरीथिंग आई थिंक। तो आई वुड लव टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ ये बायोलॉजी का रोल क्या है अर्थ सिस्टम में। अर्थ सिस्टम मतलब जियोलॉजी, बायोलॉजी, एटमॉस्फेयर, ओशन, आइस, ये सब चल रहा है। हम लोग इसको समझते हैं ये फिज़िक्स प्रॉब्लम है, लेकिन लगता है ये बायोलॉजी एकदम इंटीग्रल पार्ट है उसका। तो आई विल लाइक टू अंडरस्टैंड दैट। ओके। जो डॉक्टर सुबिमल घोष हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि क्लाइमेट साइंस जो है वो ऐसा समझिए कि एक जिक्सॉ पजल है, या फिर एक वो जो हम लोगों ने बचपन में सबने नोटबुक में किया था, वो डॉटेड लाइन वाला एक ब्लैंक पेज है जिसमें हमको डॉट्स एक एक ढूंढने हैं। सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी शायद हमको नहीं पता, कब हम वो कंप्लीट पिक्चर आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो भी नहीं पता, बट हमारा करंट काम यही है कि हमको एक एक डॉट को ढूंढना है, राइट, और उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑन अ क्लोजिंग नोट, आप क्लाइमेट साइंटिस्ट जो एस्पायरिंग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से? सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने कुछ कर दिया, उन्होंने अच्छा जीवन जी लिया, आपके लिए भी कुछ बना के दे दिया, लेकिन आपका फ्यूचर उन्होंने थोड़ा अनसर्टन कर दिया क्लाइमेट चेंज के कारण से। लेकिन ऐसा सोचो कि अभी सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन ढूंढने से ग्रीन टेक्नोलॉजी या जो भी डिकार्बोनाइजेशन, सब कुछ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए है, मार्स जाने के लिए है, मून जाने के लिए है, और पैसा भी बना सकते हैं। तो क्लाइमेट एक क्राइसिस नहीं है। जब लोग बोलते हैं क्लाइमेट क्राइसिस, अरे बाबा क्या क्राइसिस, तुम तो कल वेकेशन पे गए थे, गाड़ी में घूम रहे हो आज, और यहाँ खड़ा रह के टॉक दे रहे हो कि क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है। इफ़ यू आर नॉट लिविंग, तुम्हारा ज़िंदगी में कोई क्राइसिस ही नहीं दिख रहा है, तो क्यों डरा रहे हो सबकी क्राइसिस क्राइसिस। तो वो शब्द हटाना चाहिए कि क्लाइमेट चैलेंजेस आर देयर, मैनी चैलेंजेस आर देयर, स्पेशली फॉर मैनी स्पीसीज। हम तो ठीक है, लेकिन एवरी अदर स्पीसीज इज़ ऑल्सो फीलिंग क्लाइमेट चेंज। तो सबको कैसे बचाएंगे और पैसा भी बनाएंगे और फ्यूचर भी ब्राइट करेंगे और बाहर भी जाएंगे। अब हो गया तो पिछले वाले जो एक्सप्लोरर्स थे यहाँ वहाँ घूमे दुनिया में, अब तो बाहर जाना है, मार्स, मून, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। तो इस बारे में सोच के एक्साइट हो जाओ, प्रेरित हो जाओ। क्लाइमेट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू डील विद इट। सो दैट्स अ चैलेंज, बट इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। वाह, वो ये बहुत ही प्रेरणादायी मैसेज है। आई एम श्योर सारे एस्पिरेंट्स को, जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ हो हल्ला करना या एक्टिविज्म करना ही क्लाइमेट साइंस होता है, आई एम श्योर ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन सर, कि आज का ये सेशन आपके लिए कैसा था, और आप हमारे टीम के लिए क्या फीडबैक या क्या इम्प्रोवाइजेशंस बताना चाहेंगे? नहीं, हर ऐसा शो का मकसद यही होता है कि लोग सुनेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि उनका बर्ताव बदलना है, उनको कुछ करने को प्रेरित करना है, या सिर्फ नॉलेज देना है। तो आपका ऑडियंस आपको फीडबैक दे सकते हैं कि ऐसे कॉन्वर्सेशन से, ऐसे बातचीत से उनको क्या लगता है। ऑप्टिमिस्टिक लगता है, कुछ करने का मन करता है, कुछ बदलने का मन करता है, क्योंकि वो एक दिन बदला तो ठीक, कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सस्टेनेबिलिटी उसमें भी चाहिए। जी। तो आपको ही देखना पड़ेगा कि आपका पॉडकास्ट सुन सुन के आपका ऑडियंस क्या फीडबैक देती है आपको। तो मेरे लिए तो मेरा काम है कि मैं आप जब भी आप जैसे लोग बुलाते हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हूँ, तो जो मुझे मालूम है वो बोलना पड़ता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है अभी वो साइंस प्रॉब्लम नहीं रहा, ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो जो भी क्लाइमेट साइंटिस्ट है जब बात करेगा तो उनको थोड़ा सबका इम्पैक्ट और ये मालूम रहना चाहिए। बिल्कुल। तो वो मेरा क्लाइमेट साइंटिस्ट से दरख्वास्त है, और आपसे दरख्वास्त है कि आप ट्रैक करो कि आपका ऑडियंस को इससे क्या मिल रहा है, तो उनसे फीडबैक ले लीजिए।
डेफिनेटली, मतलब मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इन फीडबैक से हम एक और बार आपका समय ले पाएँ और उनके जो फीडबैक्स हैं उसके आधार पे आपके लिए एक और क्वेश्चनर बना के और सॉल्यूशंस और आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस और क्लैरिटी दे पाएँ। सो डॉक्टर रघु जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम जल्दी आपसे मिलने की उम्मीद रखते हुए आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू। वो अच्छी बात है क्योंकि अब आप जो पूछे आपके क्वेश्चंस थे। अब मुझे सुन के अगर आपका ऑडियंस का कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आके जवाब दे सकते हैं। थैंक यू ज़रूर वेरी सर। मच। थैंक यू वेरी मच सर।